नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार एकेडमी पे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि प्रत्येक सुबह के 6 बजे हम लोग रेलवे के एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ताकि उसमें आने वाले जो भी हमारा जनरल स्टडी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाए। ठीक है। कल की हमारी वीडियो में समस्या क्या हुई थी कि वो वीडियो थोड़ी सी, ठीक है, मतलब बोर्ड का कारण क्वेश्चन हमारा कटना शुरू हो गया था, तो कल आधा वीडियो ही हम लोग अपलोड कर पाए थे। तो फिर से उस चीज़ को हम आज पूरा करते हैं, उस सेशन को। ठीक है, जो हमारा 15 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था, उसे हम लोग पूरा करेंगे आज। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों को कम समय का क्लास मिला या फिर थोड़ी सी ही चीज़ें देखनी पड़ी। आगे से कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा कभी कभी अचानक झुक जाता है और पढ़ाने के क्रम में हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कैमरा कितना लूज हो गया। तो हम आगे से कोशिश करते रहेंगे बीच बीच में देखते रहने का। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे के बारे में। रेलवे से एमसीक्यू संबंधित जो भी चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, रेलवे के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज कितना अच्छा लग रहा है हमें नहीं पता। आप लोगों को इसमें जो भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए कितना कंफर्टेबल है ये हमें नहीं पता। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये सब क्वेश्चन जो है कितना बेनिफिशियल है, और क्या ये सब क्वेश्चन आपने पहले कभी एग्जाम में देखा है। क्या आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट एकदम एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट डाला गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई सुझाव लगता हो तो सुझाव हमें बिल्कुल दें कि मास्टर ऐसे नहीं, आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बेहतरीन सुझाव हो तो वो बेहतरीन सुझाव हमें दे, और जितना हो सके, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। भरोसा रखिएगा, ये आपका 1 घंटा का जो हम समय लेते हैं, ये 1 घंटा का समय आपके लिए काफ़ी कीमती होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो भी पुराना हमारा लेक्चर है या फिर जो भी हमारी कोचिंग से संबंधित बातें होंगी, ठीक है, वो सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस जो भी चीज़ें हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है स्टार एकेडमी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ एक आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और एक व्हाट्सअप चैनल मिलेंगे। तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन हो, पीडीएफ हो, कुछ बेहतर कंटेंट हो, तो वो उन्हीं जगह पे प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे, किस यूरोपीय शक्ति में सबसे पहले भारत में आया था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आया था। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो बैरम खान के पतन के तुरंत बाद मुनीम खां को जो वकील के पद पे अकबर नियुक्त करता है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हुए थे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, तो बंगाल के विभाजन के लिए कर्जन का नाम आता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा कि 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री, ठीक है, आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे 2 छोटे उपग्रह यानी चंद्रमा का नाम क्या था, तो फोबोस और डीमोस के बारे में हम लोग बात किए थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है हमारा बात चला था। इसके आगे की चीजों को हम आगे अभी अपने अगले क्वेश्चन में डील करने वाले, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज का, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, जहां से कल हम लोग छोड़े हुए थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था पुष्यमित्र शुंग के बारे में। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की सेनापति था, इसने, ठीक है, मतलब राजा की हत्या करके, वृद्धरथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है। उस राजवंश का नाम क्या था? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, याद रखिएगा कि उस, ठीक है, चीजों का नाम जो था वो, ठीक है, मतलब उस वंश का नाम था
शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा किया गया। आप सुने ही होंगे कि इसका नाम के आगे शुंग शब्द जोड़ा जाता है, पुष्यमित्र शुंग का नाम आप लोग सुने ही होंगे। एक ठीक है, और इसका मतलब पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र का बेटा था। अग्निमित्र के बारे में एक किताब बड़ा ही प्रचलन में था, ठीक है, जिसको मालविका अग्निमित्र कहा जाता है। वो मालविका अग्निमित्र पुस्तक ये पुष्यमित्र शुंग के बेटा अग्निमित्र और उसकी पत्नी मालविका के ऊपर आधारित थी। ठीक है, जो किसकी पुस्तक थी? तो कालिदास की पुस्तक थी। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ये किसकी पुस्तक थी तो याद रखिएगा ये पुस्तक किसकी थी। तो ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगा किसका? तो मेरे भाई मेरे मित्र याद रखिएगा कि एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्रम जो है ये किसकी किताब है? तो ये किताब कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। किसके बारे में है? तो इसमें मालविका एक महिला थी और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का बेटा था, इन दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया है कालिदास के द्वारा इस पुस्तक में। ठीक है, फिलहाल इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो शुंग वंश हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए सातवाहनों के बारे में अगर हम बात करें तो सातवाहन जो है, ठीक है, एक लंबी चौड़ी इनकी भी शासन व्यवस्था थी जो मगध के क्षेत्र पे, ठीक है, ये भारत में खासकर दक्षिण भारत के क्षेत्र में अगर हम कहें तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में इनका शासन स्थापित रहा था। कुछ दिनों तक सातवाहन महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन करते हैं। फिर उसके बाद सातवाहन को इधर के उत्तर भारत के शासकों को द्वारा जब खदेड़ दिया जाता है तो ये, ठीक है, दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, इस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जाके शासन व्यवस्था संभालते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये आंध्र सातवाहन थे। उसके बाद सातवाहन वंश से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? तो इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सातवाहन वंशों ने क्या किया था? तो इन लोगों ने सीसा का सिक्का चलाया था। किसका? तो सीसा का सिक्का चलाया था। सीसा का सिक्का अर्थात क्वाइंस जो है इन लोगों ने किस चीज का चलाया था? तो सिक्का का चलाया था। ठीक है, सीसा का सिक्का चलाया था इन लोगों ने। ठीक है, दूसरी एक और बात सातवाहनों से याद रखिएगा, सातवाहन ही वो लोग हैं जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने पहली बार सामंती व्यवस्था शुरू की थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि सामंती व्यवस्था जो है ये किसने शुरू किया था? तो सातवाहन वंश के लोगों ने सामंती व्यवस्था शुरू किया था। ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग भूमि दान में दे देते थे डायरेक्ट। ठीक है, वेतन के जगह पे ये भूमि दान में दे दिया करते थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भूदान व्यवस्था जो है किसने शुरू किया था? तो भूदान व्यवस्था याद रखिएगा सातवाहनों ने शुरू किया था। जैसे मान लीजिए कि सातवाहन वंश में अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार का कोई जॉब कर रहा होगा, कोई अधिकारी होगा, तो उस अधिकारी को वेतन ना देके उसे डायरेक्ट भूमि दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इस भूमि पे तुम अपना, ठीक है, वो जो भी मतलब कि अनाज उगाना हो, अपना परिवार का पेट पालना हो, तो इस भूमि का उपयोग करो। मतलब उन्हें सैलरी ना देके सीधे क्या दे दिया जाता था? तो जमीन ही दे दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा किसके बारे में? तो सातवाहनों के बारे में। उसके बाद, ठीक है, चेदी वंश के बारे में। ठीक है, ये चेदी वंश है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें चेदी वंश के बारे में, ठीक है, तो ये कलिंग के क्षेत्र में इसकी शासन व्यवस्था थी चेदी वंश की। ठीक है, उसके बाद कर्ण वंश की बात करें तो मगध के क्षेत्रों पे कर्ण वंश ने शासन किया था। सातवाहन से पहले शासन किया था कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद ही सातवाहन वंश आए थे। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था पुष्यमित्र शुंग के बारे में, याद रखिएगा शुंग वंश का शासक था। इसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का, ठीक है, देखिए सबसे ऊंचा बांध हमसे पूछ रहा है, तो ऊंचा बांध में याद रखेंगे कौन होगा? तो टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध क्या है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ कंटेंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो ये जो 3 बांध है, इस 3 बांध को आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि भूगोल से ये क्वेश्चन एक किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई सारे एग्जामों में ऐसा देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन उठा के सीधा सीधा डाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ दिया जाएगा कि सबसे ऊंचा बांध जो है, ये सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध जो था वो सबसे ऊंचा बांध था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा
बड़ा बांध कौन सा था? तो याद रखिएगा कि भखरा बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है। ये भखरा बांध क्या था? तो ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध पूछे तो भखरा बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो कौन सा? तो टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध क्या था? तो याद रखिएगा इसके बारे में, ये सबसे ऊंचा बांध था। ये सबसे ऊंचा बांध था। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि सबसे लंबा बांध कौन सा था, तो याद रखेंगे मेरे मित्र, सबसे लंबा बांध जो था, ये सबसे लंबा बांध कौन था? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड पे था। ठीक है, हीराकुंड था। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे कि सारे के सारे ये जो बांध है, ये सारे के सारे बांध किस नदी पे स्थित है? तो याद रखेगा ये सारा बांध किस नदी पे है? ये तीनों के तीनों। अगर हम बात करें भखरा बांध की, तो याद रखेगा भखरा बांध जो है ये आपको सतलज नदी पे देखने को मिलेगा। कहां? तो ये आपको सतलज नदी पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी सी और तो अच्छे से उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो उसमें हम आपको बताएंगे सतलज के बारे में। ठीक है, सतलज नदी जो है, ठीक है, सतलज नदी जो है इसका फॉर्मेशन कहाँ है, मतलब कहाँ से निकलता है, ये उद्गम इसका कहाँ है, कहाँ इसकी मुहाना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल याद रखिए कि सतलज नदी जो है ये सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है कौन सा बांध? तो भखरा बांध। ठीक है, भाखरा नांगल बांध। उसके बाद बात करें टेहरी बांध, तो याद रखिएगा ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है। ठीक, किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदी है, और इन दो नदियों का जहां मेल है वहीं पे गंगा बनती है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। तो वहीं पे याद रखिएगा जो भागीरथी नदी है, उसी भागीरथी नदी पे एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? तो टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको मिलेगा। और ये जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। उसके बाद हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? तो उड़ीसा में एक नदी है जिसको महानदी के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा की जो नदी है महानदी, इसे महानदी के ऊपर एक बांध बनाया गया हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध मानी जाती है। ठीक है, सबसे लंबी बांध। यहीं पे एक और कंसेप्ट लगे हाथ याद रखे लीजिए कि सबसे लंबी नहर कौन सी होती है। ठीक, अगर पूछे आपसे कि सबसे लंबी नहर कौन सी होगा, तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी नहर कौन सा होगा? तो सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर पूछे तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि सबसे लंबी नहर जो था वो कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो सबसे लंबी नहर है, जो आपको पता होगा कि राजस्थान के क्षेत्रों में बहती है। राजस्थान के बंजर भूमि को हरा भरा करने में इंदिरा गांधी नहर का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो आप इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी कुछ चीजें यहां से याद रख लेंगे। तो देखिए यहां एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से 3, 6, 9, 12 लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहां डील किया। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिएगा कि जैसे ही आप 8 से 10 सेट लगा लेंगे, तो 10 सेट लगाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमने अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे सेट में, या कहीं भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर यहीं पे हम अगला सीरीज जब बताएंगे, तो आप फटफट सारा आंसर देते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां एक क्वेश्चन के ऊपर उस पूरे के पूरे टॉपिक को ही डील कर रहे हैं, और कोई बकवासबाजी नहीं कर रहे हैं। टू द पॉइंट एकदम, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पे एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, और किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहां पर ना ही कोई बकवासबाजी हो रही है, और ना ही एक भी फालतू कंटेंट है। ठीक है, अगर कोई एक भी फालतू कंटेंट बता दे फिर मैं बताऊं। ठीक है, यहां पे आप जो भी जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को काफी बढ़िया से आप आत्मसात कर लीजिए, ताकि भविष्य के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो बड़ा ही इजीली से आप उस क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। देखिए पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी का विकास जो है किस प्रकार के चट्टान से होती है। तो सबसे पहले आप काली मिट्टी के बारे में 2-4 बात जानिए। काली मिट्टी जो है इसको, ठीक है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। साथ ही साथ काली मिट्टी के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि काली मिट्टी जो है वो स्वयं जो है, ये स्वयं इसकी सिंचाई होती है, मतलब इसमें सिंचाई की क्रिया खुद ब खुद हो जाती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा
दिखाते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। काली मिट्टी को जो आप देखेंगे तो जैसे ही काली मिट्टी पे आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करता है ये, और उस पानी को एक लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखती है वो। और जब मिट्टी में नमी एक लंबे समय तक रहेगी तो आपको भी पता है कि उस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या ही मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे होगा। तो इसकी ये जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ जब ये मिट्टी सूखती है तो मिट्टी सूखने के बाद एकदम पत्थर की तरह, आपको ईंट की तरह लगेगा, लेकिन जब ये मिट्टी गीली होगी तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आप दलदल में है, ठीक है, मतलब एकदम चिपचिपा टाइप का, आपका प्लाज्मा टाइप का हो जाएगा ये मिट्टी। तो इस मिट्टी की खासियत यही है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब काली मिट्टी किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी के बारे में बताया जाता है कि कपास की खेती के लिए, ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। जो कहां पाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये गुजरात और ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काली मृदा ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में भी आपको मिलेंगे, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेंगे। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में दो चार बात आप यहां से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद क्वेश्चन और भी बनता है कि ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन है काली मिट्टी की निर्माण कैसे होती है। देखिए काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, काली मिट्टी के निर्माण के पीछे कंसेप्ट है, याद रखिएगा। जैसे कि आप मान लेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए यह है भूमि, यह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के भीतर आप मान लेंगे कि ये जो है यहां पर ढेर सारा मैग्मा भरा हुआ है। यहां पर क्या भरा हुआ है, तो मैग्मा भरा हुआ है। अगर आप कभी पढ़े होंगे ज्वालामुखी के बारे में, या फिर अगर आप कभी पढ़े होंगे पृथ्वी के, ठीक है, आंतरिक हिस्सों के बारे में, तो मेरे मित्र आपको पता होगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक हिस्सा है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और सबसे भीतर वाले भाग को कोर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के एक हिस्सा आप इसको काट के निकाल लीजिए। तो इसको जब आप काट के निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा नीचे हो गया, हम इसको ऊपर से काट के निकालते हैं। देखिए ये पृथ्वी का ये हिस्सा आप काट लीजिए, ये हिस्सा आप काट लीजिए, ठीक है, पृथ्वी का ये हिस्सा आप काट लीजिए और इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो हमने इसको काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो पृथ्वी जो ये काट के हम बाहर निकाले हैं, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसकी 3 परतें होती है। ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं, ठीक है, या क्रोड कहते हैं। तो ये इसमें जो मेंटल वाला जो भाग होता है, ऐसा कहा जाता है कि मेंटल वाले भागों में मैग्मा पाया जाता है, ठीक है, मतलब ये लिक्विड पार्ट है इसका, ठीक है। इस अर्थ का ये वाला जो भाग है, इसमें ढेर सारी मैग्मा पाया जाता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी फूटने से जो मैग्माएं निकलती है, जो धधकती लावा निकलती है, वो धधकती लावा कहां से निकलती है, तो वो धधकती लावा यहीं से निकलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऐसे ही मैग्मा निकलता है। देखिए तो जब पृथ्वी के भीतर से ये मैग्मा बाहर आएगी, जब पृथ्वी के भीतर से ये मैग्मा बाहर आएगी, तो बाहर आने के क्रम में क्या होगा कि ये ऊपर आके ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा गिरना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसे मतलब ये यहां पर गिरना शुरू हो जाएगा। अब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर यानी सतह पे आपको इस प्रकार से मैग्मा जम जाएगा, और ये जो मैग्मा जमा, ठीक है, मान लीजिएगा ये क्या है, तो हमने बात किया था कि ये क्या है, तो पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी पे मान लीजिए ये कुछ है, झाड़ उगे हुए हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मान लीजिए कि क्या है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है। जब मैग्मा यहां से बाहर निकलेगी और मैग्मा ऊपर आने के बाद जब ठंडा होता है, तो मैग्मा, ठंडा हुए मैग्मा को क्या कहा जाता है, तो ठंडा हुए मैग्मा को लावा कहा जाता है। जब मैग्मा यहां आके ठंडा पड़ जाएगी, तो इस ठंडी मैग्मा को हम क्या कहेंगे, तो इसी को लावा कहते हैं। और यही लावा जो है धीरे धीरे इसका क्षरण होता है, और इसी लावा के क्षरण होने से, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, बेसाल्ट होता है, और इसी बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी,
ठीक है, मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकल के ऊपर जमा लावा के रूप में जम गया तो बेसाल्ट चट्टान कहलाया। और यही बेसाल्ट चट्टान का जब क्षरण हुआ तो इससे क्या बना, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब देखिए, ये जो मैग्मा बाहर निकल कर जब जम जाता है तो इसको हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान जो है, अगर अग्नेय चट्टान मान लीजिए कि सतह के, पृथ्वी के सतह के, भूपर्पटी के सतह के भीतर ही जम जाता है, ठीक है, भीतर ही अगर इस क्षेत्र में या यहां जम जाता है तो इसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। और जब चट्टान जो है वो, जब जो है लावा जो है वो पृथ्वी के सतह पर जमता है तो उसको बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों के दोनों कौन सी चट्टाने हैं, तो मेरे भाई मेरे मित्र याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, तो अग्नेय चट्टान है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हुआ था, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था, क्वेश्चन यही पूछा गया था हमसे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी के निर्माण के बारे में पूछा गया था। तो याद रखेंगे कि काली मिट्टी की निर्माण किन चट्टानों से होती है, तो आप खोजिए क्या कहीं बेसाल्ट चट्टान है, नहीं है, गोली मारिए। अगर अग्नेय चट्टान है तो हम अग्नेय चट्टान को आंसर लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर अग्नेय चट्टान हो जाएगा, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, अग्नेय चट्टान के क्षरण से क्या बनता है, तो अवसादी चट्टान बनता है। और जब अग्नेय अवसादी इस दोनों के ऊपर अत्यधिक ताप पड़ने से, अत्यधिक दाब पड़ने से जब इस दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार से आप चट्टानों के बारे में कुछ यूं चीजें याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें काफी अच्छी लग रही होगी और ये चीजें काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, तब तक थोड़ा हम अपना कैमरा चेक कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। आइए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। भारत के पंचवर्षीय योजना का कौन सा पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो हमसे इस योजना का लक्ष्य पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो याद रखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि योजना कब हुआ था। तो ये योजना हुआ था कब, तो ये योजना हुआ था 1951 से लेकर 56 तक इस योजना का टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, ठीक है। 56 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई। क्या था, कृषि और सिंचाई। क्यों कृषि और सिंचाई था, जरा इस पे गौर फरमाइएगा। क्योंकि देखिए, आज़ादी मिल गई थी हमको, जस्ट कुछ दिनों पहले आज़ादी मिली थी हमको। ब्रिटेन लोग जो है, ये झंडू बाम लोग, गंदे आदमी लोग भारत को छोड़ दिया था 1947 में, ठीक है। तो जब ये भारत को छोड़ के ये लोग गए हैं तो हमारे पास चैलेंज था कि हम भारत के लोगों का पेट कैसे भरें। क्योंकि भारत जो है, देखिए, भारत शुरू से ऐसा रहा है कि भारत में देखा गया है कि भारत की जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ रही है। शुरू से भारत की भूमि शुरू से अत्यधिक उपजाऊ रही है। लेकिन समस्या क्या रहा कि इस उपजाऊ भूमि में ठीक है, अंग्रेज लोग आया, इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। तो फर्टिलाइजर का, खाद का इस्तेमाल करने के बाद अच्छा खासा अनाज वो लोग कम समय में उगा लिया। लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ऐसा होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो भूमि बंजर होने लगती है। एक सर्टेन टाइम के बाद वो भूमि क्या होने लगती है, तो वो भूमि बंजर होने लगती है। तो ऐसा ही कंसेप्ट 1950 आते आते हो गया था। तो मुद्दा ये था कि किस प्रकार से हम अपने जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएं ताकि हमारे देश की, भारत की जो नागरिक है, भारत की जो जनता है, इसकी पेट भर सके और हमें खाद्य भंडार के लिए किसी अन्य देश पर आश्रित ना रहना पड़े। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है। एक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी जिसमें लक्ष्य रखा गया था कृषि और सिंचाई को बेहतरीन
तरीके से लाने की। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कृषि विकास जो है इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना के बारे में, देखिए तो एक बना था योजना आयोग। क्या बना था, तो एक बना था योजना आयोग। क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग जो है ये क्या, योजना आयोग कब बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा योजना आयोग जो था ये, ठीक है, 1950 में योजना आयोग बनती है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया जाता है। ठीक है, और यही योजना आयोग जो है ये 5-5 साल करके कुछ योजनाएं लाती है जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, तो याद रखिएगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो महोदय आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और पहले प्रधानमंत्री का पद जब सौंपा जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो पंडित नेहरू जो थे ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछे कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन था, योजना आयोग का अगर पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। क्या था, तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जो है इनके बारे में याद रख लीजिएगा 2-4 बातें। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार से संरक्षण देता है। ठीक है, मतलब विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है। देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के हिसाब से विवाह करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में संविधान का एक भाग है भाग 3। ठीक है, भाग 3, भाग 3 में क्या है, तो यहां आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो यहां आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। इस फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है और इसी 6 में से एक अधिकार है जिसको हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार कहते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं और इसी स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है, आर्टिकल जो है ये कितना से कितना, तो 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो व्यवस्था है इसको हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो इसी में से हमसे पूछा गया है कि विवाह करने की जो परमिशन होती है ये कहां और किस आर्टिकल के तहत मिलती है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 जो है, ये आर्टिकल 21 जो है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। किस चीज की, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण नहीं हरण कर सकता है। मतलब हमें जीने का पूरा के पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई व्यक्ति हमारा प्राण जो है नहीं छीन सकता है, हमारी अगर मतलब वो हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि जीना हमारा मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि देखिए पहले ऐसा था कि कोई व्यक्ति अपना प्राण तो ले सकता है, उसकी परमिशन थी उसको सुसाइड करने की। फिर बाद में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में 90s के दशक में, और तब क्या देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ये मौलिक अधिकार, ठीक है, इस मौलिक अधिकार के तहत कोई व्यक्ति अपना मतलब प्राण भी नहीं हर सकता है, अर्थात सुसाइड करना भी अपराध माना गया। ठीक है, मतलब कैसा कहा जाता है कि अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं, सुसाइड कीजिए तो बच के मत आइए। अगर बच के आ गए तो फिर पता चलेगा कि आपके ऊपर ही एफआईआर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सजा दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा बड़ा ही मतलब खूबसूरत सा कानून है कि अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं तो निपटिए के आइएगा। ठीक है, निपट गए तो समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर बच के आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, सजा मिलेगी आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्राण की स्वतंत्रता हमें दी गई है यहां पर। ठीक है, यहीं पे कुछ दैहिक स्वतंत्रता मिलता है। दैहिक स्वतंत्रता में ही हमें मिलता है क्या, कि आप जीवन अपने अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन उसके अनुसार जीने की आजादी मिलती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जीवन उसके अनुसार जो है वो जीने की अनुमति मिलता है यहां पर। ठीक है, यहां पर जीवन
जीने की स्वतंत्रता। कहां पर? तो आर्टिकल 21 में। जीवन जीने की स्वतंत्रता कहां पर? तो वो आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहीं पे एक मिलता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है। मतलब ये कहता आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आप क्या मतलब खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किससे आपको विवाह करनी है, किसके साथ जीवन व्यतीत करना है, इसकी फैसला आप स्वयं लेंगे अगर आप मैच्योर हो गए हैं तो। लेकिन समस्या यह है कि अगर फैसला ले लिए तो कल्याण खराब है तुम्हारा, ठीक है। तो वही मुद्दा है, याद रखेंगे कि यहां पर हमें परमिशन मिली है आर्टिकल 21 के तहत कि कोई भी जो जिसकी एज विवाह लायक हो गई है वो अपने पसंद के हिसाब से विवाह कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 21 होगा। आर्टिकल 19 में याद रखेगा कि इसमें किस चीज की बात की जाती है? तो इसमें बात की जाती है राइट टू एक्सप्रेशन की, ठीक है। इसमें किस चीज की बात की जाती है? तो राइट टू एक्सप्रेशन की बात की जाती है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता मिलता है व्यक्ति को, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता मिलता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। खास करके यहां से जो क्वेश्चन आता है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ये आर्टिकल 19 के ए में है, आर्टिकल 19 के ए में है। इसी में कहा गया है क्या? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक और स्वतंत्रता इसी में आपको क्या मिलेगा? तो याद रखेंगे इसी में एक और स्वतंत्रता मिलेगा आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहने का ये मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। मतलब वो कहीं पे, मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा ना हो कि व्यक्ति को बोलने भी ना दिया जाए, ठीक है, किसी अच्छे बात पे उसको बोलने का मौका भी ना मिले, तो वो अपना एक्सप्रेशन मतलब वो दिखा सकता है। जैसे कि होता है क्या है, कुछ नेता लोग अगर इधर उधर करते हैं तो नेताओं का पुतला फूंक दिया जाता है। वो कंसेप्ट हमें कहां से मिली है? तो यहीं से मिली है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिली है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि लोग जो है वो, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, कोई मतलब गेम हो रहा हो, ओलंपिक मैच हो रहा हो, उसमें अगर भारत का कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है तो हम अपनी भारत की झंडा लेकर जो है वो हवा में लहराते हुए दिखते हैं। तो झंडा फहराने की आजादी हमें कहां से मिलती है? तो आजादी हमें आर्टिकल 19 से मिलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिलती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आर्टिकल 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकता है, ठीक है। हम किस धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, किस धर्म को मानेंगे, किस धर्म को ना मानेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और भारत में जो है ये, ठीक है, भारत एक मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर एक धर्म को, ठीक है, प्रायोरिटी दी गई है। और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की पूरी आजादी दी गई है, अपने धर्म को फैलाने की, अपने धर्म की प्रचार करने की पूरी आजादी दी गई है। लेकिन इस चीज का आजादी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे के धर्म को गरियाना शुरू कर दें। लेकिन देखा क्या जाता है कि हमारे देश में खासकर अभी ऐसा ही चल रहा है कि हम अपने धर्म को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और किसी दूसरे के धर्म को, ठीक है, जितना हो सके उतना गरियाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि एक बेहतरीन मनुष्य बने, इंसानियत को अपने अंदर लाए, जो मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, वो अपने अंदर लाए और इस संसार में जीने वाले सभी लोगों की इज्जत करे। जो भी लोग यहां जी रहे हैं सबकी इज्जत करे। हर किसी को ईश्वर नहीं भेजा है। अगर ईश्वर चाहता कि इस धर्म के लोग ना आए तो ईश्वर उसको पैदा ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर इस संसार में आया है तो सारी की सारी किया धराया उसका है। नेचर अगर इस चीज का विरोध नहीं कर रही है तो हम और आप विरोध करने वाले कौन होते हैं? तो हम कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन कम फैलाए, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो भी मतलब नेचुरल चीजें हैं उसको कम क्षति पहुंचाए, पेड़ पौधों को कम क्षति पहुंचाए, नदियों को कम क्षति पहुंचाए। तो ये हमारी बस में है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हम दूसरे धर्म को सुधारने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, आइए हम बात कर रहे थे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 29, याद रखिएगा आर्टिकल 29 किस से संबंधित है? तो आर्टिकल 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10, ठीक है, अक्टूबर। देखिए ये 10 अक्टूबर मत नहीं है, इसको आप 10 अक्टूबर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर 1959 की बात किया जा रहा है। अगर आप डेट जानना ही चाहे तो आप 2 अक्टूबर ले लीजिए, ठीक है, आप 2 अक्टूबर ले लेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है कि राजस्थान का जो नागौर जिला था वहां पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे संविधान निर्माता लोग जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, तो संविधान सभा के बहस में पंचायती राज व्यवस्था एक जटिल मुद्दा बन गई।
क्यों जटिल मुद्दा बन गया? क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य सरकार होगा, राज्य कर्मचारी होगा, वो गांव-गांव घूम के जो है वो गांव का विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए एक स्थानीय स्वशासन होगी तो वो अपने गांव के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में खास ख्याल रखेगा। ठीक है, इसके लिए स्थानीय स्वशासन लाने की बात कही जा रही थी। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि गांधी जी जो है इस स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे से सपोर्ट किए थे। मतलब ये गांधी जी के दिमाग की उपज थी कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था आएगा तो फिर वैसा ही कंसेप्ट होगा कि गांव में जो बेहतरीन आदमी होगा, मतलब कहने की बात है कि जो जमींदार टाइप का व्यक्ति होगा, जिसका गांव में चलता होगा, वही आगे मतलब शासन व्यवस्था को संभालेगा। और पहले ऐसा था कि अमीर जो था वो और अमीर था, गरीब गरीब ही था। तो ये जो है इस बीच के डिफरेंस और बढ़ती जाएगी, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाएगा, गरीब और ज्यादा गरीब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र से कोई फंड आएगा तो सबसे पहले राज्य के जो अधिकारी होंगे वो रख लेंगे, उसके बाद जब आएगा तो जो स्थानीय स्वशासन वाले होंगे वो रख लेंगे, अर्थात गांव के लोगों तक बहुत कम जो है वो केंद्रीय कोई भी मतलब योजना का लाभ पहुंच पाएगा। इसमें मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज का खुल के विरोध किया था कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसी विरोध को लेकर क्या किया गया कि हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 4, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और ये डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो भी चीजें रखी गई है, ऐसा कहा जाता है कि अगर स्टेट की इच्छा हो तो उस चीज को एक्सेप्ट करे, और स्टेट की इच्छा ना हो तो उस चीज को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो इसी में रखा गया पंचायती राज व्यवस्था को। कहां पर? तो याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा आपको कहां देखने को मिलेगा? तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा जो है ये आर्टिकल 40 में आपको देखने को मिलेगा। कहां? तो आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 किसका भाग है? तो ये डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का भाग है, भाग 4 जो है उसका भाग है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां लाया गया था? तो याद रखेंगे कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कहां लाया गया था? तो ये लाया गया था कहां? तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से कुछ और बातें आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? तो कुछ और चीजें याद रखिएगा, जैसे कि आप याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से क्या याद रखना है? तो याद रखेंगे कि इससे एक संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के तहत क्या किया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों के लिए कंपलसरी बना दिया जाता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन जो है, ये 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से वो है, और ये जो है नगर निगम से संबंधित है। ये किससे? नगर निगम से, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिग्रहण किया था। ठीक है, मतलब इसने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कब कर लिया था? तो याद रखिएगा 1765 में फाइनली क्या होता है? देखिए 1764 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तो बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में, ठीक है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और ठीक है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों एक साथ अंग्रेजों से हार जाता है। तो अंग्रेजों से हारने के बाद 1765 में एक संधि होती है। 1765 में एक संधि होती है। कौन सी संधि? तो इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लगा दी जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और उसी द्वैध शासन के बाद दीवानी मामले जो है इस पे अधिकार सीधे और सीधे किसका हो जाता है? तो अंग्रेजों का हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अधिग्रहण इन लोगों ने कब कर लिया था, दीवानियों के रूप में जितने भी इसका राजस्व प्राप्ति थे, दीवानी मामले की प्राप्ति थी, सबका अधिकार इन लोगों ने 1765 के आते आते सारी चीजों पे अधिकार कर लिया था।
क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो रही होंगी। अब आइए हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। सबसे पहले जानिए पलायन वेग के बारे में। देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया। कोई भी चीज अगर हम पृथ्वी पे, जैसे मान लीजिए कि हम यहां हो गए और हम यहां पर कुछ भी अगर ऊपर फेंकते हैं तो फिर कुछ देर बाद वो गिर के नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ऐसे कितनी स्पीड से हम किसी चीज को ऊपर फेंके कि फिर वो दोबारा पृथ्वी पर आए ही ना। इसी को कहते हैं पलायन वेग। तो याद रखिएगा कि कितना, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से बाहर फेंकेंगे तो दोबारा वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। तो याद रखेंगे कि यहां पर, ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग जो है, ये पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग है। क्लियर है? पृथ्वी का पलायन वेग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो है इसकी प्रतिरोध की, ठीक है, याद रखिएगा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। वही पूछे एम्पियर, तो एम्पियर के बारे में याद रखिएगा, एम्पियर जो है ये किसका यूनिट होता है, किसका मतलब ये एसआई यूनिट होता है। तो एम्पियर के बारे में याद रखिएगा ये विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। किसका, तो ये विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का। वही पूछे केल्विन किसका होता है, तो याद रखिएगा केल्विन तापमान का, ठीक है, केल्विन तापमान का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, देखिए तापमान के लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के बारे में याद रखेगा कि इसके लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक किया जाता है किसका, तो एक किया जाता है केल्विन का, एक किया जाता है किसका, तो सेल्सियस का, और एक किया जाता है फारेनहाइट का। ठीक है, किसका, फारेनहाइट का। केल्विन के बारे में याद रखिएगा, केल्विन के बारे में कि केल्विन जो है 0 डिग्री, अगर केल्विन है 0 डिग्री केल्विन है तो इसको परम शून्य ताप माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, तो परम शून्य ताप माना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि तापमान इससे कम नहीं होना चाहिए। वही अगर पूछे कि डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप क्या होगा, तो याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये परम शून्य ताप होता है, इससे मतलब कम जो है तापमान नहीं गिर सकता है। और मैक्सिमम कितना होगा, तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो है वो 373 केल्विन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस प्रकार से, ठीक है, आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी वो फॉरेनहाइट है जिसमें हम लोग बुखार मापते हैं अपना। ठीक है, किसी का कहना रहता है कि, ठीक है, जैसे 98.6 जो है, ठीक है, ये मतलब हमारे शरीर का एक्चुअल टेम्परेचर है। अब किसी का बढ़ गया, जैसे 99 हो गया, किसी का 100 हो गया, किसी का 101 102 हो गया, तो वही लोग कहता है कि हमें 102 बुखार हो गई है। तो वो किस चीज में माप रहा है, तो फारेनहाइट में माप रहा है। ठीक है, अगर वो सेल्सियस में मापेगा तो वो लगभग 36-37 डिग्री के आसपास सेल्सियस होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। वही मोल की हम बात करें तो पदार्थ की, याद रखेगा पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, तो मोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि एक मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। एक मोल कितना, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल को ही हम एक अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जो कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 जो होता है ये अवोगाड्रो संख्या होता है, जो एक मोल के बराबर होता है। क्लियर है, तो एक मोल के बारे में ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एक
एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए विटामिन ए जो है, ये विटामिन ए, इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? तो विटामिन ए का। ठीक है, और ये जो है ये मुख्य रूप से ये किस चीज में होता है? तो रतौंधी के बीमारी से हमें बचाता है। किस बीमारी से बचाता है? तो रतौंधी के बीमारी से ये हमें बचाता है। कौन? तो रतौंधी के बीमारी से बचाता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? तो वो होता है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का पूछे तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। किसको? विटामिन सी को। और विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में काम करता है। जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार का मान लीजिए कोई घाव फुंसी वगैरह हो जाती है, तो उस चीज से निजात दिलाने का काम कौन करेगा? तो वो काम जो है विटामिन सी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी सही आंसर होगा। उसके बाद विटामिन डी के बारे में याद रखिएगा। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को। उसके बाद पूछे विटामिन बी। देखिए विटामिन बी में कई सारे होते हैं, B1 B2 B3, ठीक है, B4 B5 B7 B12, ऐसे करके बहुत सारी चीज होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये इसमें एक और ऑप्शन जोड़ लीजिएगा विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई के बारे में याद रखेंगे कि जो विटामिन ई है, यह विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ई जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा वो होगा टोकोफेरॉल। क्या होगा? टोकोफेरॉल। वहीं पे एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है। एक और विटामिन है जिससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, वो कौन सा? तो वो है विटामिन के। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसे फिलोक्विनोन कहते हैं। इसे फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन नाम है। ये विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। तो ये ऐसे एग्जाम में सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। विटामिन के बारे में, ये रक्त के थक्का बनने से, मतलब ये जो है ये मतलब रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, रक्त थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, बनने में मदद करता है। जैसे होता क्या है कि अगर हमारा अगर कहीं भी अगर, ठीक है, हाथ या कुछ भी अगर कटता है तो कटने के बाद ब्लड बहने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर विटामिन के जो है ये क्या करता है कि एक जालीनुमा संरचना बनाकर, प्लेटलेट से मिलकर जालीनुमा संरचना बनाकर वहां पर उस ब्लड को रोक देता है और वो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है और हमारे शरीर के ब्लड जो बाकी होता है वो सुरक्षित रहता है। अगर विटामिन के ठीक से काम ना करे तो ऐसा हो सकता है कि सारा के सारा ब्लड जो है हमारे शरीर से बाहर, ठीक है, बाहर हो जाए और सारा ब्लड गिर गया तो फिर कहानी खत्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के का कुछ है ऐसा महत्वपूर्ण रोल है। यह रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखेंगे भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है किसको? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये राष्ट्रपति को। ठीक है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 53, ठीक है, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। इस आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 53 में एक बात कही गई है। वो बात क्या है? तो यहां कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति, यहां कहा गया है क्या कि कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होगा? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, मतलब कि जितनी भी कार्यपालिका है, ठीक है, उस सारी कार्यपालिकाओं का हेड कौन होगा, लीडर कौन होगा? ठीक है, तो वो राष्ट्रपति होगा। तो यही कहा जाता है कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। यही चीज आर्टिकल 53 कहता है और यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि ये कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद
रखिएगा, कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। प्रेजेंट में हमारा राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है, ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति है। अगर पूछे उपराष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़, ये हमारे प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें काफी अच्छी से समझ में आई होगी और जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या लगती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो वीडियो है आपके जरा सा भी काम आ रहा है तो जितना से जितना ज्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने आसपास के लोगों में इसको शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना कमेंट और लाइक करेंगे यूट्यूब हमारे वीडियो को उतना ज्यादा आगे फॉरवर्ड करेगा। और आप हमारी मेहनत देख ही रहे हैं और भरोसा रखिएगा कि यहां इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी कि कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक सुबह के 6 बजे और एक शाम में 7 बजे। सुबह के 6 बजे जो होगा वो पीवाईक्यू के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, और जो शाम में जो वीडियो होगा वो कंटेंट फॉर्म में मिलेगा। जैसे आज का जो हमारा वीडियो है वहां पर वो हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी वीडियो आपको मिलेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप काफी हद तक अच्छे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।